सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है उसका उद्घाटन हमारे यहाँ पे कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद। कब? 28 जनवरी 1950 को। तो ये ध्यान रखना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको करने की हालत में रहे। आगे चलते हैं। आर्टिकल 280 जो है उसमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित उपबंध है, ये भी ध्यान होना चाहिए। स्थानीय स्वशासन से संबंधित स्वशासन, वैसे तो सबको पता है कि जो आर्टिकल 280 होता है ये वित्त आयोग से संबंधित है, लेकिन जो वित्त आयोग है वो राज्यों को निर्देश देता है, जो पंचायत और नगर पालिका है उनके लिए रिसोर्सेज की आपूर्ति के लिए आवश्यक उपाय करे। कौन करे? राज्य करे। तो ये उपबंध किसमें? 280 में है। ठीक है, तो ये पंचायत और नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, तो स्थानीय स्वशासन में आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। जो विशेष अधिकारों के जो लाभ होते हैं राज्य विधानमंडल के, वो राज्यपाल को नहीं मिलते, ये पता होना चाहिए आपको। अगला है, सुप्रीम कोर्ट किसी को भी न्यायालय ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति दे सकता है। विशेष अनुमति दे सकता है न्यायालय या ट्रिब्यूनल के खिलाफ। ठीक है, अब हमने एक पढ़ा था कि जो नदी ट्रिब्यूनल होता है उसका अगर डिसीजन आता है तो वो लास्ट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायालय ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति की बात हो रही है यहाँ पे, तो विशेष अनुमति दे सकता है अपील करने के लिए, कोई भी हो, चाहे इंडिया के अंदर कोई न्यायालय हो, ट्रिब्यूनल हो। ठीक है, अधिकरण बोलते हैं ट्रिब्यूनल को, ध्यान होना चाहिए। आगे देखते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता के बारे में कुछ बात की गई है यहाँ पे। तो वरिष्ठ अधिवक्ता आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा मान्यता दी जाती है इनको। तो वरिष्ठ अधिवक्ता को मान्यता कौन देता है? या तो सुप्रीम कोर्ट देता है या हाई कोर्ट देता है। और ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के बिना सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होता है, इनके साथ एक एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वो भी प्रस्तुत होता है। ठीक है, ये किसी अन्य न्यायालय ट्रिब्यूनल में भी कनिष्ठ के बिना उपस्थित नहीं हो सकते। तो आपको ध्यान रखना है, वरिष्ठ अधिवक्ता जो होते हैं ये किसी अन्य न्यायालय या ट्रिब्यूनल में भी कनिष्ठ के बिना उपस्थित नहीं हो सकते, और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स के साथ जाते हैं। अगला है, अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति का एक्शन हो गया है, अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति का एक्शन शामिल हो गया है तो उस पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जिससे कई बार स्टेटमेंट आते हैं ना कि कोई विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास चला गया है तो क्या उस पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति के पास रखा हुआ है या राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए राज्यपाल ने उसको रखा हुआ है, इस टाइप के स्टेटमेंट हो और दे रखा होगी क्या उस विधेयक पर राज्यपाल जो अध्यादेश जारी कर सकता है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अगला है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कौन करता है? राज्य सरकार करती है, ये ध्यान रखना। फास्ट ट्रैक कोर्ट कौन बनाती है? राज्य सरकार बनाती है। और जो न्यायालय बनते हैं या न्यायाधीश जो बनते हैं वो कैसे होते हैं? तदर्थ आधार पे बनते हैं, तदर्थ होता है। अगला ग्राम न्यायालयों की बात कर लेते हैं। ग्राम न्यायालय जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये 2 वर्ष तक की तो सजा वाले मामले हो या फिर 20,000 तक के जुर्माने के मामले हो, वो देखते हैं। कितना? 2 वर्ष तक तो सजा और 20,000 तक का जुर्माना। और ये जो निर्णय देते हैं ये प्राकृतिक नियमों के आधार पर देते हैं। ठीक है, ये साक्ष्य अधिनियम के अनुसार बाध्य नहीं है, तो प्राकृतिक नियमों के आधार पर ये अपने डिसीजंस देते हैं और मध्यवर्ती स्तर पर इनका गठन किया जाता है। और ये आपराधिक और दीवानी दोनों मामले सुनते हैं, ये विशेष बात ध्यान में रखनी है ग्राम न्यायालय की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम न्यायालय कितने तक के मामले सुनता है, तो 2 वर्ष तक की सजा का हो या 20,000 तक का मामला हो। अगला है कि क्या ये साक्ष्य अधिनियम के अनुसार बाध्य है? तो बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखना है। और एक ये देखना है कि ये केवल दीवानी सुन सकते हैं या आपराधिक सुन सकते हैं, तो दोनों सुन सकते हैं ये। अगला है, यदि राज्यपाल को 2 या अधिक राज्यों का है तो वेतन भत्ते के मानक राष्ट्रपति निर्धारित करता है, अन्यथा संसद करती है। वैसे हम देखते हैं कि राज्यपाल जो है उसके वेतन भत्ते को निर्धारित करता है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा संसद करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर जो राज्यपाल है वो अन्य किसी राज्य का भी राज्यपाल का कार्यभार संभाल रहा है, तो ऐसे समय पे उसके जो वेतन भत्ते हैं वो मतलब कितने मिलेंगे, कौन सा राज्य का हिस्सा कितना होगा उसमें, तो वो कौन डिसाइड करता है? वो राष्ट्रपति करता है। अगला है, विवेकाधीन वाला प्रश्न का निर्धारण अगर करना है तो जो राज्यपाल का डिसीजन है वही अंतिम डिसीजन होगा। ठीक है, अगर राज्य के अंदर ये विशेष अधिकार को लेकर कोई प्रश्न खड़ा होता है कि कोई कार्य है वो विशेष अधिकार के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो वो कौन डिसाइड करता है? वो राज्यपाल डिसाइड करता है। चुनावी बॉन्ड की बात करते हैं। चुनावी बॉन्ड केवल पंजीकृत दल ही इसमें शामिल होते हैं,
और जिन्होंने पिछले इलेक्शन में कम से कम 1% वोट हासिल करे हो, वही जो दल है वो चुनावी बॉन्ड से पैसा हासिल कर सकते हैं, या फिर चुनावी बॉन्ड उन्हीं के लिए जारी होते हैं। ठीक है, चुनावी बॉन्ड केवल पंजीकृत दल ही शामिल और जिन्होंने पिछले इलेक्शन में कम से कम 1% वोट हासिल किए हो, ये ध्यान रखना है। अगला है परिवार न्यायालय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। जो परिवार न्यायालय है इसके विरुद्ध में क्या है, अपील नहीं कर सकते आप। परिवार न्यायालय का जो डिसीजन आ गया वो लास्ट डिसीजन है। आगे देखिए आप, आचार संहिता। आचार संहिता कब लागू होती है अगर आपसे ये पूछा जाए तो ध्यान रखना, जैसे ही चुनाव का कार्यक्रम घोषित होता है उसके तुरंत बाद ये लागू हो जाती है। और जो स्थायी लोक अदालतें होती है उनका डिसीजन भी अंतिम होता है। तो आपने कौन कौन सा देखा, परिवार न्यायालय जो है इनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, और लोक अदालतों का निर्णय भी जो है अंतिम होता है। अब कुछ करंट के क्वेश्चन है जो इस टेस्ट पेपर में दे रखे थे, उन पर चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005, स्वास्थ्य विनियमन आए हैं 2005 वाले, तो उनमें क्या है देखिए आप, WHO के 194 सदस्य सहित 196 देशों पर ये बाध्यकारी है। 194 तो WHO के जो सदस्य है और 2 और देश है, तो टोटल कितने 196 पर ये बाध्यकारी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो जो स्वास्थ्य विनियम है ये बाध्यकारी है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने हेतु ये नियम आए थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने हेतु ये नियम आए हैं। अगला देखते हैं फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन। तो ये क्या है, ये 50+ कंपनियों द्वारा शून्य कार्बन टेक्निक के व्यवसायीकरण के लिए है। और 7 हार्ड टू अबेट औद्योगिक इकाइयों को डिकार्बनाइजेशन करना टारगेट है इसका। ठीक है, 7 हार्ड टू अबेट। अगला पैगाम मकबरे के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जो पैगाम मकबरा है इसका जीर्णोद्धार चल रहा है और उसमें फंड दे रहा है US, इस वजह से चर्चा में है। तो जो पैगाम मकबरा है यहाँ पे आसफ जहाँ, राजपूतानी शैली, मुगल, ग्रीक, इस्लामी, ये सारी शैलियों का प्रयोग करके ये मकबरा बना है। और हैदराबाद के कुलीन होते थे पेगा, और प्लास्टर से इसको सजाया गया है पैगा मकबरा। तो प्लास्टर से सजाया गया, अगर पूछते हैं संगमरमर वगैरह से तो नहीं, ये प्लास्टर से सजाया हुआ है। और आसफ जहाँ का विशेष रूप से ध्यान रखना है पैगा मकबरे में, और एक ये हैदराबाद वाला ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, शाहबलूत या चेस्टनट का जो वृक्ष है ये कहाँ मिलता है, ये USA में मिलता है। और वनों में इसे पुनः स्थापित करने हेतु इसे डार्लिंग 18 आनुवांशिक रूप से संशोधित रूप है इसका। शाहबलूत चेस्टनट जो है वृक्ष है ये। अगला देखता है फायर एल्ड जो है ये पहल है एक WEF की, और वनाग्नि से बचने के लिए AI का प्रयोग किया है इसमें। क्या है ये, फायर एल्ड पहल। अगला है क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्निक, ये जो है USA और इंडिया का है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्निक, ठीक है। अब 2 चीज़ें हो रहा है, एक है कौन सा, गलाथिया बे। गलाथिया बे बहुत चर्चा में है इस बार, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। गलाथिया बे क्यों चर्चा में है, क्योंकि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए मार्ग बनाने हेतु अभयारण्य श्रेणी से इसको हटाया गया है। और निकोबार पर लेदरबग कछुआ हेतु ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या मिलता है, लेदरबग कछुआ मिलता है, और इसको अभी ट्रांसशिपमेंट की वजह से अभ्यारण्य की श्रेणी से हटा दिया गलाथिया बे को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है ओठनथुल्लाल। क्या है, केरल का गायन व नृत्य कला है एक ओठनथुल्लाल, ये ध्यान रखना है। और चाइना प्लस क्या है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो चीन के अलावा कोई अन्य देश भी देख रही है जहां पर वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, नई कंपनियां खोल सके, क्योंकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है ना। तो चाइना +1 पॉलिसी अपनाई है किसने, मल्टीनेशनल कंपनियों के संबंध में शब्द का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये पॉलिटी का सेकंड टेस्ट है, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। और अगर आपको लगे कि कोई फैक्ट इसमें बाय मिस्टेक गलत हो गया है तो आप उसको कमेंट में ठीक कर सकते हैं।